नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, पूरे देश में चुनाव परिणाम आने से पहले जैसे ही आखिरी दौर का चुनाव संपन्न हुआ, एग्जिट पोल दिखाए गए। तमाम सोशल मीडिया की बात कर ले या फिर तमाम जो टीवी चैनल है उनकी ओर से एक एग्जिट पोल, तमाम प्रिंट मीडिया की ओर से एग्जिट पोल दिखाए गए, लेकिन तमाम एग्जिट पोल कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए दिखाई दे जैसे 4 जून को चुनाव परिणाम आए। हमने अपने स्टूडियो में हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, सफोलॉजिस्ट हैं, चौधरी चरण सिंह एडवोकेट, उनसे बात की थी आखिर गुरुग्राम लोकसभा सीट और हरियाणा के हालात क्या रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जिस तरह से आंकड़े थे, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सटीक होते हुए दिखाई दिए, खासकर गुरुग्राम लोकसभा सीट पर, क्योंकि इनकी पैतृक सीट है गुरुग्राम लोकसभा सीट पर। ऐसे में सबसे ज्यादा जो नजर थी गुरुग्राम लोकसभा सीट पर थी। उनकी ओर से बताया गया था कि किस तरह से भाजपा को 50% वोट मिलेंगे, वहीं जो कांग्रेस है 45% वोट मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बेहद चर्चा का विषय भी बना। लगातार लोगों की ओर से कहा गया कि आखिर किस तरह से कांग्रेस के इतने वोट पड़ेंगे, तमाम तरह की इस पर चर्चाएं की गई, लेकिन असल में कहीं ना कहीं परिणाम पूरी तरह से जिस तरह से दावा किया गया था, जिस तरह से उनकी ओर से आकलन किया गया था, वो सटीक होता हुआ दिखाई दिया। आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सफोलॉजिस्ट चौधरी चरण सिंह, उनसे जानेंगे आखिर किस तरह से आंकड़े, किस तरह से आकलन उन्होंने किया। एक और जहां पूरे देश का जो चुनाव परिणाम था, जो एग्जिट पोल था, वो धराशायी होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन गुरुग्राम लोकसभा सीट में उनके आंकड़े पूरी तरह से सटीक कैसे हुए। एक और बात कर लें कि जब बात की जा रही थी कि आखिर राज बब्बर को कितनी वोट मिलेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कैप्टन को महज 4,95,000 वोट मिली और चौधरी चरण सिंह की ओर से दावा किया गया कि 7 लाख से ज्यादा वोट मिलते हुए दिखाई देंगे कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को। वहीं इनकी ओर से दावा किया गया था कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत सिंह, कहीं ना कहीं कम से कम उनको 80,000 वोट से उनसे जीत दर्ज करेंगे। ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया। 75,079 वोट से राव इंद्रजीत सिंह जीत चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आखिर पूरा गणित क्या था इन आंकड़ों का और किस तरह से सक्सेस हो पाए, उनसे जान लेते। चरण सिंह जी, किस तरह से देखते हैं आपके आंकड़े कितने दुरुस्त कैसे हो पाए और किस तरह से आपने आकलन किया? अमित भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मेरा जो ये आकलन था वो मेरी कैलकुलेशन के आधार पे था, और मैंने जो कैलकुलेशन की थी इस सीट पे, क्योंकि ये अपनी सीट थी तो मैं इस पे बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करता था। पिछली बार बड़ी होती वो भी बिल्कुल ठीक रहा था, इस बार भी। इस का मेरा जो बेस जो था उसमें मैंने 2014 का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन, उन दोनों चुनावों को बहुत ही बारीकी से देखा था। और बहुत बारीकी से देखते हुए जब आप बार बार ये सवाल कर रहे थे कि कुछ बिरादरी इतना परसेंट जा रही है, इतना, मैं उस नुकसान को बहुत बारीकी से देख रहा था। और वो जब सारा ये जो 11% मैंने आपको बताया था, बार बार मैं कह रहा था 9% से 11% की बढ़ोतरी, 9% से 11% की बढ़ोतरी। मैंने डेडलाइन खींची थी कि कांग्रेस 11%, पिछले चुनाव से 11% ऊपर नहीं जाएगी। पिछली बार 34.24% थे, इस बार वो 45.79 रहा, लेकिन वही 11% आया। उसका कारण ये था कि जो वो आप कहते एससी और जाट, एससी जाट में जो नुकसान था उसको काउंट किया गया, उसको कैलकुलेट किया गया, और वो जो कैलकुलेशन आई फिर आप कहते पंजाबी की, तो पंजाबी बिरादरी मुझे अंदाजा था कितना नुकसान होगा, उसको कैलकुलेट किया गया। फिर सारी बाकी अदर कास्ट, तो ये वोट 1,76,000 पे जा रहे थे टोटल में जो था। तो 1,76,000 का 16 लाख वोट पोल हुआ था, 16 लाख का सीधा 11% बन रहा था। आप कैलकुलेट करके देख लो, वही 11% में बता रहा था कि बढ़ के जा रहा है कांग्रेस को, 34 में 11 प्लस करते ही 45 जा रहा था। इसको एंटी इनकम्बेंसी माना जाए, क्योंकि आपने आंकड़ों में भी आपने इस पर विचार किया होगा कि एंटी इनकम्बेंसी क्या कांग्रेस के प्रति कोई लहर थी, क्योंकि क्या माहौल था कि इस तरह से कहीं ना कहीं जो रावेंद्र पिछली बार 3,84,000 के मुकाबले वोट से जीते हैं, वो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वो कम होकर कहीं ना कहीं 75,000 पर पहुंच गया। वो किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, मैं पहले भी कही थी, केवल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो ना स्टेट जो गवर्नमेंट थी उसकी वजह से ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। मोदी जी से इतना वो नहीं था लोगों को, मेरा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी और विशेषकर सीएम उससे लोग हम जनता में सुनते थे भाई ये सीएम ऐसा है वैसा है, मतलब वो लोग खुश नहीं थे। नहीं, खट्टर साहब की बात कर लेगा, जैसे तक आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता की बात, काम उस पर किया है कहीं ना कहीं हद तक। वो तमाम जो पोर्टल चलाए गए थे वो कहीं ना कहीं वो
पारदर्शिता के लिए लाए गए थे, क्या उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, जो पोर्टल लाए गए थे वो पारदर्शिता के लिए लाए थे और उनको बेनिफिट मिल रहा है और वो ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि कुछ दिक्कत हो जाती है, तो जब किसी को दिक्कत जब होती है तो वो उससे नाराज़ हो जाता है। अब यार ये क्या प्रॉपर्टी आईडी फलाना, पूरे दिन आप लगे रहो, वहाँ जाओ यहाँ जाओ वो जाओ, जबकि वो ठीक है, सिस्टम अच्छा सिस्टम है और वो होना चाहिए, पारदर्शिता आएगी। मतलब एक्सेप्टेंस स्वीकार नहीं कर पाए लोग उसको। हाँ, बस उससे जो लोग जो थे ना वो मतलब इसलिए परेशान हो गए कि भाई वो आपका देखिए कभी सर्वर नहीं चल रहा, अभी पोर्टल नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, उससे परेशानी तो आती है, लेकिन वो बढ़िया काम है। चौधरी चरण सिंह जी, आप लगातार इस तरह के आंकड़ों पर काम करते हैं। पिछले चुनाव में भी, इससे भी पिछले चुनाव में हम लगातार आपसे बात कर रहे थे, तो आपके आंकड़े कहीं ना कहीं नज़दीक होते हैं, सटीक होने के कहीं ना कहीं नज़दीक होते हैं। तो एक बड़ा कारण रहा कि शहरी वोटर पूरी तरह से राव के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। रेवाड़ी की बात कर ले तो जहां धारूहेड़ा में उन्होंने करीब 5036 वोट से लीड किया, वहीं रेवाड़ी शहर में 20,509 वोट से उन्होंने लीड किया। वहीं गांव का देख लें, महज 16,000 की लीड। ये आखिरी डिफरेंस आप किस तरह, गांव में इतना बड़ा डेंट क्यों लगा और शहर आगे कैसे निकल पाया? जबकि शहरी मतदाता, यदि आप पोर्टल्स की बात लें, वो ज्यादा परेशान था, लेकिन उन्हें वोट फिर भी बीजेपी को किया। उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, शहरी जो वोटर है वो बीजेपी का पहले से ही है और इस बार भी शहर में जो ना हर जगह बीजेपी की वोट हुई, और ग्रामीण में थोड़ा सा वो था, तो इसलिए ग्रामीण में थोड़ी लीड मतलब बीजेपी कम ले पाई और शहर में ज़्यादा ले पाई। और मैं अपनी प्रेडिक्शन पे फिर एक बार आऊँगा। मैंने हरियाणा की 10 सीटों के बारे में बताया था, मैं ये मानता हूँ 2 गलत रहा, अम्बाड़ा और हिसार। तो अम्बाड़ा से मुझे यही हैरानी है, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भी शहरी क्षेत्र में बीजेपी पीछे नहीं रही, और अम्बाड़ा की जो सीट है वो पूरी शहरी है, लगभग शहरी इलाका है, और उसमें बीजेपी हारी। इवन अम्बाड़ा शहर से बीजेपी हार गई असीम गोयल की सीट से। तो ये बहुत बड़ा वो था। फिर उसमें एक बात और थी, रिजर्व सीट थी वो, तो रिजर्व सीट में मुझे था थोड़ा, आप कह रहे हैं ऐसी थोड़ा एंटी था, तो उसका डिवीजन होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद अम्बाड़ा शहर हार गई, और हिसार में तो मुझे था कि 10% वोट अगर ये नैना सुनैना ले जाएंगी तो जीत जाएगा। वो 10% वोट भी नहीं ले पाई, वो बिल्कुल ही जीरो हो गई। उससे वजह से सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। चरण सिंह जी, एक और बड़ी बात है, आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी, यदि ऐसा होता तो सर तमाम जो जातीय समूह है उनके अंदर दिखाई देता ही। लेकिन हम जब आंकड़ों को देखते हैं, जब हम रेवाड़ी की बात कर लें तो रेवाड़ी के सभी बूथ, जो गांव के बूथ हैं, वहां पर एससी जो बूथ थे उनसे बीजेपी हारी। क्या एससी और कुछ जो जाट, अधिकतर जाट का, मैं पूरे सभी गांव की बात नहीं कर रहा, जितने भी अधिकतर जाट के बूथ थे वहां पर भी कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, वो पिछले साल भी हुआ था, लेकिन एससी पहले के मुकाबले ज्यादा मुखर होकर वोट डाल रहा था। क्या जाट और एससी ही एंटी इंकम्बेंसी के नाम पर एंटी वोट कर रहा था? क्या बाकी जो जातीय समूह थे उनको एंटी इंकम्बेंसी उन पर असर नहीं था? इसका क्या कारण देखते हैं? इसका कारण ये है, देखो जहां तक मुझे समझ आया, इस बार कांग्रेस ने एक बात कही थी और उसका बहुत अच्छा असर जो ना एससी पे पड़ा। उन्होंने ये कहा था कि आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बचाओ का नारा दे दिया था, और वो जो है ना एससी के दिमाग में इतना घर कर गया, और उस वजह से जो है ना एससी एकदम एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में पोलिंग कर गया, और कोई कारण नहीं था। फिर जाट भी कर रहा था, और जाट के जो थे, जाटों के तो कई कारण थे, जाटों के कई कारण थे, और इसमें भाजपा को आत्ममंथन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाला है विधानसभा चुनाव, और ये बहुत ही जो ना उनको इस बारे में बोले बहुत अच्छे तरह से सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। जो जातीय समीकरण है कहीं ना कहीं बीजेपी को चैलेंज करा, और वोट परसेंट करीब 1.5% पूरे प्रदेश में कांग्रेस, सीट हालांकि बराबर मिली है 5-5, लेकिन जो कांग्रेस का वोट शेयर है बीजेपी से करीब 1.5% ज्यादा रहा। ऐसे में विधानसभा चुनाव में किस तरह की चुनौती देखते हैं बीजेपी के सामने, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर उन्होंने बढ़त ली है? कितना चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव? नहीं, विधानसभा चुनाव जब आएगा तो उसमें तो इस ट्रेंड को अगर हम देखें तो बहुत कड़ा मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कड़ा मुकाबला होगा, और रिजल्ट पता नहीं क्या रहे, अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है बहुत कड़ा मुकाबला दोनों का होगा ही होगा, क्योंकि इस बार तीसरा जो था ना दल वो बिल्कुल साफ हो गया हर जगह से, और जब भी डायरेक्ट फाइट होती है आमने सामने की तो मुकाबला होता ही है। इसमें एक और बात निकल के आई कि इनेलो, जेजेपी, बीएसपी कहीं ना कहीं सिमटती हुई दिखाई दी, 2% तक भी वो नहीं पहुंच पाई टोटल वोट शेयर की बात कर ले तो। क्या विधानसभा चुनाव में कुछ इसी तरह के, क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा मुद्दे बदल जाते हैं, क्या वो दोबारा खड़े होते हुए दिखाई देंगे जो क्षेत्रीय दल थे, या फिर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिखाई देगा? नहीं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट होगी,
अब जो है ना इनेलो और जेजेपी जो है, ये जो भी क्षेत्रीय दल है, अब ये जो है ना ये सिरे से नकार दिए जनता ने। और इस बार तो विधानसभा में जेजेपी का और भी बुरा हाल होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जेजेपी का सारा वोटर जो था इस बार पूरा का पूरा लोकसभा में कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, और हिसार में इसलिए तो हार हुई है। क्या यूँ मान लीजिए कि जो हुड्डा को जाटों ने हुड्डा को अपना नेता मान लिया? नहीं, ये बात भी ठीक है, जाटों ने हुड्डा को अपना नेता मान लिया है और नेता बचे भी वही है, ये भी सच्चाई है। और जेजेपी का जो वोट बैंक था हिसार में, यही तो हुआ, 30% वोट सिंह हुआ है। दुष्यंत चौटाला जो 2 नंबर पे थे, मैं उनको बार बार, मेरी जो कैलकुलेशन होती है, मैं कैलकुलेशन जो करता हूँ बेस्ट होता ही नहीं हवा में। 25% वोट मिले थे दुष्यंत चौटाला को हिसार से पिछली बार, सेकंड पोजीशन पे थे वो। और मैं उस 25% को देख रहा था कि ये कहाँ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस 15% वोट ले रही थी 19 के चुनाव में। तो मैं सोचता था 15-10% तो इंटैक्ट रख जाएंगी, यानी इंटैक्ट मतलब वो रख जाएंगी जेजेपी की, जो नैना सुनैना दोनों मिलकर 10%, और 15% ये वोट छिटकेगा। तो ये जो वोट छिटकेगा, अगर 15 का 15 कांग्रेस को भी जाता है तो कांग्रेस 30 पे आएगी, और वो 56 पे थी बीजेपी, सॉरी 51 पे थी। तो 51 में से मुझे था कि भाई ये 15 तो ये गया, और 5-7% उनका निकाल लो, तो भी अगर हम 5% ही मान लें तो 35 हो गया। आप और 5 बढ़ा लें, 40 हो गया कांग्रेस का। लेकिन उसमें 51 में से अगर आप 5 से निकालोगे तब भी उनका 45 हो गया। इसलिए मैं कहता हिसार की मुझे लग रही है कन्फर्म सीट बीजेपी की। लेकिन क्या हुआ कि ये नैना सुनैना 2% में रहेगी, 23% वोट सीधा जेजेपी और इनेलो को दोनों को एक सिरे से उन्होंने खारिज किया। उसका असर वो सीधा 23% वोट सीधा कांग्रेस में हिसार सीट पे, और ऊपर से 5-6% उनका ले लिया। चरण सिंह जी, एक और बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आपने बात की कि प्रदेश सरकार के एंडिंग में वैसे, लेकिन जब शहरी मतदाता वोट कर रहा था सीधा बीजेपी को, आंकड़े कह रहे हैं, हम ये बात हम नहीं कह रहे हैं, तो फिर एंटी मैसी कैसे मान ली जाए? क्योंकि जाति विशेष तक सिमट कर वो सिस्टम पूरा रह गया, जो कि विरोध था, बाकी तो खड़ा रहा था सारा सिस्टम ऐसे। देखो ये बात इसी है कि जाट की बात अगर मैं करूं तो मैं भी एक जाट हूं, और इसमें बात ये है कि 2014 के चुनाव से ही जाटों को ऐसा लगता है, अब वो तो भगवान जाने, में किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, कि बीजेपी जो है ना वो जाटों की अनदेखी कर रही है। सही बता रहा हूँ आपको। और इसीलिए जाट जो वोटर है वो बीजेपी से एंटी हो रहा है। ऐसा नहीं बिल्कुल सभी हो गए, 30% वोट, एक बड़ा वर्ग, ये मेजोरिटी में 30% वोट तो अभी भी बीजेपी को मिले हैं। अगर ये 30% नहीं मिलते तो और भी मतलब हो जाता पूरे देश, पूरे प्रदेश में। तो जाटों की अनदेखी की जा रही है, ऐसी परसेप्शन उनके दिमाग में है, और इस बारे में बीजेपी को सोचना होगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि 2014 के चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी जाट नॉन जाट का जो था वो जाटों को लगा कि ये जो ना जाट नॉन जाट का कार्ड खेला जा रहा है और तुम्हारी अनदेखी की जा रही है, जिस वजह से सारा था, जिस वजह से बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही। क्या वही समीकरणों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि वो समीकरण हमेशा नहीं चलता। अब एक बात और भी तो आई नहीं इस चुनाव में देखने में, अब जाटों के साथ साथ ऐसे भी, हाँ वो भी साथ हो गए। और इस सीट का तो विशेष वो था कि वो मेवात का तो पहले ही क्लियर था। मेवात का तो मैंने आपको बताया था कि 77%, वो 80 पे गया है। वहां पे भी राव साहब को 10,000 वोट कम मिली पहली। मैं यही बता रहा हूँ, मेरा बड़ा कहना है कि तमाम तरह के राव साहब की ओर से दावे किए गए कि मुझे मेवाती बना लो, तमाम तरह से। और जब हिंसा हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं वो मेवात के पक्ष में खड़े हुए थे। एक स्टेटमेंट आया था वो क्या वहाँ कहीं ये तो नहीं हुआ कि वहां पे जो हिंदू मतदाता था वो भी राव से दूर हो गया? नहीं, इसमें हुआ है ना, जो मेरा ये अनुमान था कि जो नूह सीट है, नूह की जो विधानसभा सीट है उसमें 35% हिंदू हैं, लेकिन वोट जो है मैं आपको बताऊं वहाँ से भी उसमें 35% हिंदू हैं और नूह से वोट मिले 23%। पुन्हाना में 20% हिंदू हैं, वोट मिले 12%। और ये जो फिरोजपुर है इसमें भी जो ना 25% हिंदू वोट मिले 16%। यानी पिछली बार जो है ना 23% वोट मिले थे राव साहब को वहाँ से, इस बार वो वोट 17% पे चला गया। तो कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम वोट था वो तो इंटैक्ट पहले की तरह विरोध में पड़ा है, उलट हिंदू भी थोड़ा सा उधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो था मैं ये मान रहा था कि मैक्सिमम 77% पे जाएंगी वो विधानसभा एवरेज में, लेकिन वो 80% पे गई है। 84% बुढ़ाना में गया है,
मतलब तीनों का मान लेना, एवरेज 80। मुस्लिम मतदाताओं को फेवर में करने के चक्कर में अपना भी वोट दे बैठे, ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई नहीं, देखो स्टेटमेंट की तो मैं पर्सनली किसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो वोट परसेंट जो आया वो बता। हाँ, वो आंकड़े बोल रहे हैं 80% वोट जो है ना तीनों विधानसभा को अगर मिलाएं तो 80% कांग्रेस को गए, जबकि हम 77 मान रहे थे और हम 20% मान रहे थे बीजेपी की। तो इनको 17.4 हो गया, यानी कि 2.5% गिर गया, और उनका 3% बढ़ गया। और कांग्रेस का 35 मान रहे थे ये 6 हिंदू असेंबली से, वो तो 35 रहा है, और ये 35% और वो 80%। जब इन सबको मिला के 80% तक भी मतलब चलो हम मान रहे थे, 80% को 35% को जब 6 मिला होगा तो आपको वो 45% का आ रहा है, तो वही है। चरण सिंह जी, इसको कंक्लूड करते हैं कि जिस तरह से 5 सीट बीजेपी ने जीती, कहीं ना कहीं 5 सीट गवा दी, यूं कहीं तो पिछली बार क्लीन स्वीप गवा दी, ठीक बात है, क्लीन स्वीप किया था। तो ऐसा मान लिया जाए कि यदि जो कांग्रेसी हैं एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो ये डेटा बदल सकता था, क्योंकि कई सीट पर बहुत क्लोज फाइट रही है। जो बड़े इनके वरिष्ठ थे, जो टिकट मांग रहे थे, वो नाराज थे, लगातार उनकी तरह के स्टेटमेंट बयानबाजी भी आई। आज जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी ओर से भी कहा गया कि जो स्थानीय नेता थे वो पचा नहीं पाए जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के। क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को? क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुरुग्राम लोकसभा की बात करते हैं, यहाँ पे भी मैच 75,000 वोट से 45,000 वोट से वहां से जीत पाए महेंद्रगढ़ भिवानी से। यदि वहां पे किरण चौधरी साथ आ जाती, यहाँ पे कैप्टन अजय सिंह यादव, अब ये आंकड़ों में ही है कि कितना मदद की है कितनी नहीं की। हालांकि राजभर तो मानते हैं कि कैप्टन साहब ने बहुत मदद दी, क्या उस लेवल पे कर पाई है मदद? उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, मैं अगर रेवाड़ी की बात में करूँ तो कैप्टन साहब ने खूब मदद की है। वैसे कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कप्तान साहब ने खूब मदद की है। और रेवाड़ी विधानसभा से या आसपास से जो वोट मिले हैं उसमें कप्तान साहब का एक बड़ा रोल है। एक और इसमें बात ऐड कर रही थी, कैप्टन मैदान में होते तो क्या चुनाव परिणाम बदलता? नहीं, ये आपने पहले ही मुझसे पूछा था जब मैं आपकी स्टोरी में आया था। मैंने तब भी एक बात कही थी कि कप्तान साहब होते तो नो डाउट वो इनसे ज्यादा वोट लेते, लेकिन मैंने तब भी कही थी कि रिजल्ट बदलता, ऐसा मुझे नहीं लगता। रिजल्ट तो यही रहना, फिर कहूंगा मैं। हाँ, वोट इनसे ज्यादा लेते, जितने बब्बर ले उनसे ज्यादा लेते और मुकाबला करना हो जाता, लेकिन जीतते, क्योंकि उसमें कारण था, जातीय समीकरण चल रहा था। अब कैप्टन साहब अगर होते तो अहीर वोटर को थोड़ा ज्यादा अपनी तरफ वो करते, और कैप्टन साहब का और बिरादरियों में यहाँ सारा अच्छा वो है, वो तो वरिष्ठ अधिकारी नेता हैं यहाँ कांग्रेस के, 6 बार के विधायक और सारी बात है। और लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने मदद जी जान से की है। आप किरण चौधरी की बात करते हो, चलो मैं वो मान सकता हूँ, लेकिन एक बात इस चुनाव में भाई, एक बात हमें तो और मैं देख रहा था, कांग्रेस कह रही ना हमारी गुटबाजी नुकसान कर गई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा नुकसान किया। लोग खुद वोट चुनाव लड़ रहे थे, लोग तो अपने यहाँ वोट डाल रहे थे। एक कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेता वोटों को इकट्ठा करने में भी फेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेसी नेताओं को ये वहम है, अब ये वोट उन्होंने अपने बल पर खींची। सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो एंटी इनकम्बेंसी थी जो घर से चल के जा रही थी, उनको किसी नेता के भाषण की उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने तो जाके कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना था, ना कोई एजेंडा झंडा ना, उनको तो था कि इनको बीजेपी को हराना है। अभी 2 महीने का टाइम है विधानसभा चुनाव में। दक्षिण हरियाणा में राव की भूमिका को किस तरह से देखते हैं कि यदि राव को मजबूत करती है बीजेपी तो उसका फायदा मिलेगा या फिर नुकसान? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तमाम तरह की इस तरह से सिचुएशन बन रही है, राव के आरोप भी लगाते रहे कि उनको कमजोर करने का प्रयास चलते रहते हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, दक्षिण हरियाणा में राव जी जो है ना, ये एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे कुछ भी कहे कोई, तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। और मुझे लगता है कि 3 और 4 और 9 4 13 करीब 14-15 विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा असर है। और राव जी को अगर बीजेपी मालूम मजबूत करती है तो ये जो 15 दो इधर की जो 15-20 सीटों की जो है हिसाब किताब, इन पर राव जी का बड़ा फैक्टर है और बीजेपी को फायदा मिलेगा। यदि उनको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाती, क्योंकि हम यदि डाटा की बात करते हैं कि उनके फादर जो थे राव वीरेंद्र सिंह, वो प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री तक रहे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह आज तक फुल फ्लैश कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं वो भी हीरो में कहीं ना कहीं चैनलाइज करने का काम होगा। बीजेपी दिन कैबिनेट मिनिस्टर बनाते तो कहीं ना कहीं जो उनका कार्यकर्ता उत्साहित होगा, ज्यादा बाहर निकल के आएगा। नहीं, देखो जो मिनिस्ट्री की जो बात है, मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है, उसमें एक बात अब और हो गई कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब एनडीए की सरकार बनेगी तो जो घटक दल जो हैं, जो साथी हैं अलायंस के, जब भी मेजोरिटी आप नहीं ले पाते हो तो फिर बार्गेनिंग होती है। और बार्गेनिंग में क्या पद इनको मिले या क्या मिले वो पता नहीं, क्योंकि अब इनकी बीजेपी की मजबूरी हो गई। टीडीपी है, वो है, जेडीयू है,
तो वो पहले से आप देख ही रहोगे कि ये क्या क्या मांगे आ रही हैं। तो उस हिसाब से आप बीजेपी थोड़ी दिक्कत में आ गई। अगर मेजोरिटी में होती तब तो वो अपनी मर्जी से जिसको जो पद देती वो देती। कैबिनेट मिनिस्टर बन पाएंगे कि नहीं राव साहब? नहीं, मुझे लगता है कि कैबिनेट में, मिनिस्ट्री में इनको जगह जरूर मिलेगी। फिर दोबारा राज्य मंत्री? सॉरी, मैं गलत बोल गया। राज्य मंत्री मेरा मानना है कि जरूर बनेंगे। और कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो बात है उसमें दिक्कत है एनडीए की, मतलब यानी कि बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी ना आनी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा लेने के लिए जो विधानसभा चुनाव में इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहिए थी, उनको फायदा लेना है, अहिर मतदाता चैनलाइज होगा, लेकिन ऐसा नहीं करती यदि बीजेपी के लिए, फिर नुकसान झेलना पड़ सकता है। नहीं, नुकसान नहीं होगा। पहले भी नहीं बनाया कैबिनेट मिनिस्ट्री, तो क्या नुकसान हुआ? यानी कि मेरा कहना था कि यानी कि राव जी नुकसान नहीं करेंगे। चैनलाइज तो हो जाएगा ना वोटर। यदि आपका नेता को कोई बड़ा पद दिया जाता है तो नेता तो के जो समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा चलाएगा। जो हमने महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा में देखा है, जब राव साहब गए तो वहाँ माहौल पलट गया। नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो ये तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर मिनिस्ट्री में जगह मिलती है कैबिनेट मिनिस्टर की, तो यहाँ से वो अब तो जाएगा ही। और साउथ जो अपना जो ये इलाका है, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, मेरे एक साथी विनोद मेहता जी जो उधर से हैं, वो भी साइकोलॉजी बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मैंने यहाँ से ये कहा था कि यहाँ से 14 से 15 सीटें हो रही हैं एमएलए वाली चुनाव विधानसभा, और वो 15 हुई भी, एक बढ़ी, पहले 14 थी। तो इस बार भी जो है ना वैसा ही, वो अगर इस इलाके ने वैसा ही जोटा जब अपने जाते जोटा मार दिया तो बीजेपी को अच्छा, मतलब अच्छी होगी। 40 में 15 अपनी है यहाँ की, 25 पूरे हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं राव को मजबूत करना पड़ेगा ना यदि इसको 15 सीट जीतनी है तो। नहीं, ये तो देखो वो बात आपकी ठीक है, वो वैसे ये तो पार्टी का बड़ा मसला है बीजेपी का उनका, और वो तो हमारा आप तो वो कर नहीं सकते, वो जाने क्या करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इनका फैक्टर तो है ही। आरती चुनाव लड़ेगी अब की बात? हाँ, मुझे लगता है पक्का चुनाव लड़ेंगे। और लड़ेंगे कहाँ से, तो वो रेवाड़ी है मेरे विचार से। देखिए, ये थे हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट चौधरी चरण सिंह, एडवोकेट भी लगातार लंबा अनुभव, 12 सेशन के चुनाव लगातार कराते रहे हैं। वहीं जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव की बात कर लें, फिर लोकसभा चुनाव की बात कर लें, लगातार अपने आंकड़े रखते हैं और कहीं ना कहीं सटीकता के नजदीक होते हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी ऐसा होता हुआ दिखाई दिया, खासकर गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए। ऐसे में जिस तरह से अभी इनकी ओर से कहा गया कि जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए हैं हरियाणा के, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला होता दिखाई देगा बीजेपी और कांग्रेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी दल हैं उनको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी जिस तरह से जनता ने पूरी तरह से उनको खारिज किया है, विधानसभा चुनाव में अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव ने कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के लिए खाका जरूर खींच दिया है। नमस्कार।